समस्त कृषक बंधु, आज का युग जैविक का युग है। हम जैविक कोई नई खेती नहीं है। हम सब अपनी जो परंपरागत खेती करते आए थे, हमने या तो यूँ कहें कि चकाचौंध में या समय की मांग थी, अधिक उत्पादन के लालच में, हरित क्रांति के चक्कर में हमने जो भी किया, हमारे को आज आत्मा परियोजना के माध्यम से भारत सरकार वापस से हमारी परंपरागत खेती से जोड़ रही है। जबकि हम ये खेती, हमारी परंपरागत खेती जो थी करते आए, जैविक खेती की जब हम बात करते हैं तो बगैर पशुधन से अगर खेती की बात करना तो बेईमानी होगी। अब पशु भी जैविक का नाम लेते हैं तो हमारा वही देसी पशु जो जहाँ का, अब हम यहाँ अपने मालवा में है तो हमारे यहाँ की मालवी गाय, गुजरात की बात करें तो वहाँ की गिर गाय। तो हमारे को आज जो ट्रेंड चल रहा है कि लोग गिर के पीछे भाग रहे, देसी मतलब गिर ही गाय होना, तो भैया गिर ही क्यों, जहाँ जिसके पास में जो गाय है उसकी सेवा करो और उसी की नस्ल पर, उसकी प्यूरिटी पर जाओ। अभी अहमदाबाद से गोपाल भाई आए थे, उन्होंने उनके वहाँ की गिर की बात करी। मैं उनके फार्म पर भी होकर के आया हूँ। उन्होंने गिर पर ही काम किया है। हमारे यहाँ खरगोन में एक जगह निमाड़ी पर काम चल रहा है। तो जहाँ की जो नस्ल है, अगर हम निमाड़ी की बात करें तो निमाड़, खरगोन में निमाड़ गर्मी ज़्यादा होती है। अभी आज वहाँ पानी बहुत हो रहा है, फिर भी गर्मी है। तो इसलिए हम जलवायु के हिसाब से अपने यहाँ की जो भी फसलें हैं उनका चयन भी हम उसी हिसाब से करें। तो खास करके खेती की जब बात आती है, अभी आपने देखा हल्दी की खेती, उसमें हमने मल्चिंग का हरे खाद के रूप में जो इस्तेमाल करा, ऐसा ही खेत को रेस्ट देना। और पूरे खेत में, अगर हम पूरा खेत, हम सोयाबीन के पीछे पड़े हुए, सोयाबीन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है। मुश्किल से 1 एकड़ की बात करें तो 2 से 2.5 हज़ार रुपये मिलते हैं टोटल लागत निकालने तो। और हमने जो उससे नुकसान उसको कर दिया हमारी धरती माँ को। क्यों? पहले हमारे यहाँ उनालू खेती होती थी या साल में 1 या 2 फसल होती थी। अब हम वर्ष भर 3 फसल, 2 फसल तो सभी किसान ले रहे हैं। सारा सिंचित एरिया हो गया है तो हम 3-3 फसल ले रहे हैं। कहने का मतलब है कि हमने उस धरती माँ से आज 20-30 साल में इतना कुछ ले लिया है, तो अब हमारा भी तो दायित्व है कि उसको वापस देना पड़ेगा ना। जब ज़्यादा उत्पादन हमने लिया तो हम देते क्या थे उनको? पहले गोबर की खाद या NPK, इनके अलावा हमने कुछ भी नहीं दिया। और आज फसलों में हमारे को धरती माता वापस जो रिटर्न कर रही है, अलग अलग उसमें हम देखें तो क्या क्या चीज़ें मिलती है। दूध की बात करें तो अब दूध से हमारे को संपूर्ण कंप्लीट फूड बोला गया है दूध को। तो उससे सारे तत्व जब हमारे को इतने सारे मिलते हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उसको वापस रिटर्न करें। अब हमने दिया तो सिर्फ NPK और गोबर का खाद, इसके अलावा कुछ दिया नहीं। और हम उम्मीद करें कि हमारी धरती माँ जो पहले हमारे को देती थी वैसा ही हमारे को दे, तो वो नहीं मिलेगा। पहले हम अंतर्वर्ती क्रॉप रोटेशन भी था और अंतर्वर्ती में ओलिया पद्धति, शर्मा जी बैठे हुए, सोनी जी बैठे हुए हैं और इनको मतलब काफ़ी हमारे से बड़े भी है, अनुभव भी है, और आपका ज्ञान का जो भंडार है वो हमने इन प्रकार ऐसे लोगों से लेना चाहिए, सीखना चाहिए। आज हमारे को जो हमारे दादा परदादा करते आए थे वो विभागीय लोग सिखा रहे। आत्मा परियोजना, ये गांव-गांव में आते हैं और किसानों के साथ में इनकी पूरी टीम, एक तो इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि पूरी टीम इनकी सारी महिलाएं हैं और इतनी मेहनत करते हैं कि मैं दिल से इनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से आत्मा परियोजना सभी सदस्यों का स्वागत। इतनी मेहनत करते हैं और ये लोग ऐसे बताते हैं कि हमारे यहाँ तो गांव में जब महिलाओं के मैं समूह में जाता हूँ
मेरा अपना LRP है, मेरा अपना समूह है, मैं उसका LRP हूँ। 4 समूह मेरे साथ में है, उमरी खेड़ा, असरावद, मोरद और मिर्ज़ापुर। तो हम जब गाँव में जाते हैं, मिर्ज़ापुर गाँव में तो इतनी सारी वहाँ लेडीज़ ही सब करती है, और मैडम जब उनसे मिलती, रूबरू होती है, चर्चा करती, तो बोले तुम कौन सा गांव से हो? एक तो ये मालवी में, और इतने ज़्यादा ज्ञान की वो खुद इतने वर्षों से करते आ रहे हैं, पर हमारे को पता नहीं, ऐसी ऐसी चीज़ें ये बताती। मैंने धारवाड़ पद्धति से मेरे यहाँ पर अरहर लगाई थी। उसमें हमने एक तो 1.5 महीने की हमने थैली में वो बीज को तैयार करा, तो 1.5 महीने हम आगे हुए फसल से, और उस बीच में हमने जो फसलें ली उसमें हमारी थी मक्का। हमने हमारे किसानों को तैयार करा था। सबसे पहले मैं बोला था 1-1 एकड़ हमारे को किसी के लिए नहीं करना है, हमको कोई मार्केट नहीं ढूंढना है, हम अपने लिए तो जहर खाना बंद कर दें। जब जागे तब सवेरा। हमें मालूम पड़ा कि जो हम हरित क्रांति के नाम से खूब भिड़े हुए थे, उत्पादन ले रहे थे, पुरस्कार ले रहे थे, आज इतने भंडारण कर लिए, हमारे पास में कीपिंग क्वालिटी नहीं है। समस्या क्या हुई कि जब हमारी फसलें तैयार होती थी, हम तिथि अनुसार देख के कटाई करते थे, दवाई डालते थे, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इन चीज़ों का ध्यान देते थे। कम से कम दवा में हमारी फसलें आज भी हो सकती है, पर हम वो चीज़ ध्यान नहीं देते। तो सबसे पहले हमारे को, अगर हम खेती और वो भी जैविक की बात करते हैं, तो भूमि उपचार, सबसे पहले हमारे को भूमि उपचार करना चाहिए। भूमि उपचार के बाद में बीजोपचार जरूरी है। कोई सा भी बीज लें, बीजोपचार होना चाहिए। भूमि उपचार हो गया, बीजोपचार हो गया, ये दोनों चीज़ें जब हो गई, और क्रॉप रोटेशन, अंतर्वर्ती फसल लगाना। अब अंतर्वर्ती में मैं अभी बात कर रहा था अरहर की। मैंने अरहर लगाई थी 4x6 पे। सुनिएगा, लाइन से लाइन की दूरी थी 6 फीट, और प्लांट से प्लांट की दूरी थी 4 फीट। 4x6 में भी जब मेरी, उसमें मैंने 3-3 लाइन मक्का, अपना मूंग, उड़द, मूंगफली। अब 1 एकड़ खेत में अगर आपने 4x6 पे अरहर लगा दी, और उस बीच में मैं ये बता रहा हूँ ये चीज़ें लगा दी, एक परिवार, आज हमारा संयुक्त परिवार सब विकसित हो चुके हैं, बड़ा परिवार है ही नहीं, 10-12 मेंबर एक परिवार के होते हैं। पर 1 एकड़ में जो मैं बता रहा हूँ, ये मेरा जो अर्थशास्त्र मैंने अपने घर पे किया था सबसे पहले, जब मैंने जैविक खेती 5-7 साल पहले चालू करी थी, जब की बात बता रहा हूँ। अब तो मेरे पास में 5 एकड़ का एक फार्म है। अभी आपने ये हल्दी का देखा, ये भी मेरे भाई का ही है। अब हम ग्रुप में सभी लोग, और मैंने आपसे पहले भी बोला और अभी भी बोल रहा हूँ कि पहले अपने आप को बचा लो, अपने लिए करो, 1 एकड़ से करो, 1 बीघा से करो, फिर अपने रिश्तेदारों के लिए करो, फिर मित्रों के लिए करो, बाद में हमारे लिए देश और समाज और सब बैठे हैं, पर हम अपने लिए तो करें। मैंने ये जो अरहर के साथ में, जब मेरी अभी आपको बताया मक्का, मूंग, उड़द, कितने लगते हैं हमारे को वर्ष भर में? 20 किलो, 25 किलो, इससे ज़्यादा क्या लगेगा? जब हम आज हेल्थ कॉन्शियस की बात करें, तो लाल, पीली और हरी 3 दाल, देखिए चक्र कितना अच्छा था हमारे यहाँ पहले। गांव में हर घर में ये सारी दालें हुआ करती थी, और हम कोई सब्जी पे निर्भर नहीं थे। सीजनली जो हमारे यहाँ हो जाती थी वो हम लगा लेते थे। बारिश में हमने लौकी कद्दू लगा लिया, फिर गिलकी लगा ली, करेला लगा लिया गर्मी में, तो जो हमारे को मिलती थी वो चला करते थे, और हम उन पे आश्रित नहीं रहते थे। तो हमारी मूंग, तुअर, उड़द, सारी मसूर, ये सारी दाल हमारी घर की हो गई, मूंगफली हमारी घर की हो गई। अब हमारे पास में बचा क्या? गेहूं, ज्वार और मक्का। गेहूं, ज्वार, मक्का, जब सीजन उसका आएगा उस समय हमने वो चीज़ें लगा ली। तो आज हमारे को 1 एकड़ से एक परिवार का पालन आराम से हो जाता है, और लागत आपकी कम हुई ना। यहाँ मंच पे जब भी जैविक की बात होती है, अरे साहब माल कहाँ बेचेंगे, भाव नहीं मिलता है, तो आप भाव की बात क्यों करते हो?
जब हम लागत कम कर रहे हैं, जो हमारे हाथ में वो करो ना। हम लागत कम कर रहे हैं तो भाव अधिक की बात क्यों करें? उत्पादन कम हुआ कब होगा? जब आपके खेत में ऑर्गेनिक मैटर की कमी होगी। ऑर्गेनिक मैटर की कमी कब होगी? जब आप फर्टिलाइज़र ज़्यादा दे रहे हो। जब हमने फर्टिलाइज़र बंद ही कर दिया है, हमारी ज़मीन की पीएच को बढ़ाना है तो हम उसमें हरी खाद दे रहे हैं, अंतर्वर्ती फसल लगा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसमें ड्राई मैटर भी बढ़ेगा और बारिश के पानी की जो क्षमता अपने को ज़मीन में धारण करने की वो बढ़ेगी। और हर किसान को एक अपनी छोटी सी तलाई भी होना चाहिए। बारिश का पानी हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभाल के रखेंगे वही हमारे ज़्यादा काम का है। अब हम आगे बात करें कि जैविक खेती क्यों? ये जीवाश्म की है, प्रकृति के साथ में नेचर ने सब दिया है, सबके लिए है। अगर हम वो वाली खेती की बात करते हैं, गोपालाचार्य जी हरिद्वार से पधारे, आपका वंदन है, अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। आपने भी अपनी पूरी पढ़ाई करने के पश्चात पूरा जीवन समाज और देश के लिए लगाया है और बहुत बढ़िया। मैं 2-3 बहुत ज़्यादा समय तो इनके साथ में नहीं रहा हूँ, पर इनका जो दिनचर्या है, इनकी जो कार्यशैली है, पूरी तरह से वो अपन लोगों के लिए समर्पित है। अभी हम बात कर रहे थे जैविक की, तो जो जैविक खेती की हम बात करते हैं तो उसमें हमारे जैविक सारे उत्पाद भी हमारे घर के ही होना चाहिए। हमारे को बाजार पर निर्भर नहीं होना। सारी दवाइयाँ, बीज, देसी बीज ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल करेंगे तो ही हमारे को हम जैविक की बात कर सकते हैं। नंबर 2 आता है कि हमारी जो भी दवाइयाँ, और मैंने बताया था कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष का, कि दवाई हम जब भी इस्तेमाल करें तो हमारे को ये चीज़ भी देखना पड़ेगी कि कीट का प्रकोप किस समय ज़्यादा होता है और किस समय कम होता है, फिर प्रकोप है या नहीं है। एक ये हमारे को जब हम जैविक करेंगे तो थोड़ा सा प्रकृति के साथ रहेंगे, नेचर के साथ रहेंगे, तो हमारे को थोड़ी सी ये मेहनत ज़रूर बढ़ेगी। जैसे कि 5 पत्ती काढ़ा, गोमूत्र, या अपन छाछ की बात करें, नीम आइल या तो हम बाज़ार से ख़रीद लें, या निम्बोली जो हमारे को पेड़ से प्राप्त होती है उसको हम इकट्ठी करके और गोमूत्र में गला करके और पका करके हम उसको अपने घर पे भी तैयार कर सकते हैं। जब हमारी फसल बोने के 10 से 12 रोज की हो, कहने का मतलब 2-4 पत्ती की हो, पहला स्प्रे नीम आइल का कर देना चाहिए, या नीम अर्क जो हमारे पास में है उसका कर देना चाहिए। अब हमको कीट का इंतज़ार नहीं करना है। उसमें हमारे को, जैसे आज हमने सोमवार को हमारा एक चक्र बना लें, रविवार को, सोमवार को, जिस दिन भी हमने स्प्रे करा है तो हमारे को हर रविवार को, हर हफ्ते हमारे को ये स्प्रे करना है। एक चीज़। दूसरा, अगर हम बीच में 5 पत्ती की बात कर रहे हैं, कोई काढ़े तैयार करे हो, वो देना हो, और अगर ये नहीं है और हमारे पास में देसी गाय है तो हम देसी गाय के दूध का स्प्रे करेंगे तो हमारे मित्र कीट बहुत आएंगे। बगैर निमंत्रण से आप कितना बड़ा अपना परिवार है या कितने समाज में आप कितने बड़े लोग हो, अगर किसी को आपने इनविटेशन नहीं दिया तो आपके घर में कोई गरीब भी खाना खाने नहीं आता है। इसी प्रकार हम कीटों की बात करें तो उनका भी यही हाल है। हम ये चीज़ें जब करें तो हमारे को अपने को सारी चीज़ें घर पे तैयार करना चाहिए और हमारी अपनी होना चाहिए। अब रही सवाल, अभी इसी कड़ी में आपको 2 चीज़ों की मात्रा भी बता देता हूँ, जैसे नीम आइल और अपने कच्चा दूध। 15 लीटर लगभग सभी के पास में हाथ वाला पंप, या 25 लीटर पावर स्प्रे होता है। अगर हम पावर स्प्रे की बात करें तो 100 ml दूध लगेगा, कच्चा दूध, और नीम आइल की बात करें तो 50 ml लगेगा। ये हुई मात्रा अपनी। इसका जब स्प्रे करेंगे हम, खास करके अभी जो प्याज के बीज का समय है,
आपने देखा होगा प्याज के बीज पे पॉलिनेशन का काम हमारे यहाँ मधुमक्खी सबसे ज़्यादा करती है और तितली। अब तितली हमारे यहाँ गायब हो गई है। ये बड़ा मतलब एक हमारे को बहुत बड़ा खतरे की बात है कि हमारे यहाँ पहले इतनी तितलियाँ हुआ करती थी, आजकल तितली दिखाई नहीं देती है। बहुत सी जगह आजकल इनको पॉलिनेशन के लिए इनके वो पार्क बनाए गए हैं। प्रजाति खत्म हो गई है। इनफर्टिलिटी हमारे यहाँ बढ़ जाएगी आने वाले समय में। बहुत ज़रूरी है इनको संभालना। और ये दो चीज़ें इनके लिए मैं जो बतला रहा हूँ ना, कि जैसे हमने प्याज के रोप के लिए अगर वो लगाया है प्याज बीज के लिए सॉरी, तो उसमें हम दूध का स्प्रे अगर हर हफ्ते करते हैं तो इनका उन पे आकर्षण बढ़ता है। मधुमक्खी पालन भी हमने किया था, पर हमारे यहाँ पानी की कमी होने की वजह से मधुमक्खियाँ मेरे यहाँ तो नहीं टिक पाई। बाकी अगर अपने यहाँ मधुमक्खी है तो इससे उसमें बहुत फ़ायदा मिलता है। मेरे यहाँ बरसिम डेयरी फार्म है मेरा, तो जब मेरी बरसिम की खेती रहती, जब तक तो मधुमक्खी मेरे पास में रहती थी, उसके बाद में वो भाग जाती थी, क्योंकि उनका जो पीली चीज़ों से ज़्यादा आकर्षण है। सरसों, बरसिम, ये उनके खास है। और उसी कड़ी में ये जो अगर प्याज का कण तैयार करते हैं वहाँ पर भी मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा उनमें, और उनको उनका आकर्षण बढ़ाने के लिए दो चीज़ें मेन होती है। मैंने बताया ना कि एक तो दूध का स्प्रे करें हम, और गुड़। अभी हाल ये जगदीश जी आए तो एक चीज़ दिमाग में आ गई कि अगर हम उनको बर्तन में गुड़ का पानी भी रख दें तो भी वो एक आकर्षण होता है। बाकी खुशबू उसकी दूध की ज़्यादा होती है। गुड़ मीठा ज़रूर है, पर दूर से वो दूध की स्मेल से आती है। तो दूध हमारे लिए बहुत बढ़िया, मतलब दूध जो अमृत बोला गया है वो सारे गुण दूध में है ही। तो हमारे को दूध का स्प्रे तो हर फसल में हमारी होना चाहिए। जब अपने ये पपीता में माथे बनना, जो कुकड़ू हो जाते ना, तो बोलते वायरस आ गया, ये हो गया। आप कुछ भी मत करो, आप राख में घासलेट मिला के उड़ा दो और दूध का स्प्रे करो नियमित हर तीसरे दिन। आप देखना 10 से 12 रोज में ये स्वस्थ हो जाएगी, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, और उनकी मिठास भी आएगी। हर प्लांट में अगर हम उसकी बात करें, उनके हम नेचर के साथ उसको छोड़ देंगे तो उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी और उसकी मिठास भी बढ़ेगी। इसी प्रकार हमारे को अमृत पानी, या हमारे पास में गोबर गैस है तो गोबर गैस की स्लेरी। अब कितनी बोलते हैं, बोले हमको तो गैस की ज़रूरत नहीं है। अरे पर भैया गैस के लिए गोबर थोड़े ही है, गोबर गैस, हम गैस की बात ही नहीं करते। हम तो बोलते हैं कि हमारे को उसकी स्लेरी से कितने फ़ायदे हैं। अभी मेरे स्टॉल पे आपने देखा होगा वो जो वीएनआर के जो जाम अभी आउट सीजन का है, और चीकू भी आपने देखा है सोनी जी। कुछ भी नहीं, चीकू तो प्राकृतिक है बेचारे, कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, बस वो ऐसे ही गोमूत्र और वो मिल जाता है, उनको छोड़ देते ऐसे ही। तो अभी हमने उस जाम के बगीचे के लिए आउटलेट, मतलब जो गोबर गैस की स्लेरी निकलती है उसको हम सुखा देते हैं। उसको जीवित रखो, उसमें जान है। वो सूखी हुई हमारे काम की नहीं, वो तो कंडा गोबर बना दिया, फिर हमने घोड़ा बना दिया उसको। हमने उसका आउटलेट 10,000 लीटर का, जितना बड़ा प्लांट नहीं है गोबर गैस का, उससे बड़ा हमने आउटलेट के लिए बनाई है। और उस आउटलेट में हम जीवाणु छोड़ करके सारा गोमूत्र उसमें इकट्ठा करके और हम उसको चला रहे हैं। अभी मेरे यहाँ उनका साइज और उसका स्वाद भी वीएनआर में बिल्कुल स्वाद नहीं है, वो स्वाद होता ही नहीं एक तरह से। अभी बोले ये आपका वीएनआर है, कोई भी खाता बोलता है ये आपका वीएनआर है क्या, क्योंकि उसमें स्वाद है। वो गोबर गैस के कमाल है, वो अमृत पानी का अपना कमाल है। हमने उसमें कुछ जीवाणु भी छोड़े हैं और मल्टीप्लाई करके ट्राइकोडर्मा, ये सारी चीज़ें हम उस टैंक में डाल के ही, और सारा ड्रिप से, मतलब गोबर गैस की स्लेरी को भी हम छानते हैं और ड्रिप में चला रहे हैं। ऐसी पार्ट में नहीं चलती, वो ड्रिप में चला रहे हैं हम। तो अब थोड़ी सी मेहनत है। जब हम जैविक
अगर करने जाएंगे तो हमारे को थोड़ी लेबर ज़्यादा लगेगी, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, उसमें मेहनत तो है, पर हमारे को उत्पादन और गुणवत्ता की बात करें तो हमारे को इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा और ये करना पड़ेगी। इसी कड़ी में पशुपालन का भी मुझे बोला गया था। पशुपालन में देखिए, जब खेती और पशुपालन, उद्यानिकी सब एक दूसरे के पूरक है, और ये सब अगर छोटा से छोटा किसान ये सारी चीज़ें जब करेगा, उसको बोलेंगे हम वैज्ञानिक भाषा में होलिस्टिक फार्मिंग। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप 5 बीघे का किसान भी 50 बीघे के किसान को पीछे छोड़ सकता है। ये सारी चीज़ें हम थोड़ी थोड़ी करें। पशुपालन में भी हम, जैसा अभी मैंने इसमें बताया, तो पशुपालन की मैं बात करूं, ज़्यादा से ज़्यादा हरी घास घर की उगाएं, और नस्ल जिस पे भी काम करे, देसी कर रहे तो प्योर देसी, गिर में आ रहे तो प्योर गिर, उसी पे हम प्योरिटी पे जाते रहें, तो हमारे को उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और उसकी जो गुणवत्ता खाद की, गोमूत्र की, ये सारे हमारे इसमें भी जैविक में काम में आएगी। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, इनके बिना, एक दूसरे के बिना ये किसी को कुछ कर नहीं सकते हैं, और सब अधूरे हैं। मैं, अगर हमारे को जैविक करना है तो गोपालन जरूर करना चाहिए। बगैर गोपालन के हम जैविक कर ही नहीं सकते हैं। और अभी समय तो नहीं हुआ मैडम? अच्छा, ये 14। मैं आपको एक बार फिर से बस यही विनती करूँगा कि हम जितने भी किसान भाई यहाँ बैठे हैं, कम से कम आज ये प्रण करें कि आज से, अभी से 1 बीघा की जैविक तो मैं घर पे जाके करूँगा ही, अपने लिए तो मैं करूँगा ही। क्योंकि ये जो काम हमारा है, अब ये हमारे को, मैंने बताया ना, विभागीय लोग, शहरी लोग, ये लोग हमारे को अब सिखा रहे और ये कर रहा है। ये शांता फार्म से यहाँ पर भी अपने मैडम बैठी हुई है, आपका फार्म भी जैविक, यहाँ इंदौर से जाकर के बलवाड़ा से अंदर, इतने अंदर, और वहाँ महिलाओं के समूह में उनको तैयार करना, उनके साथ में जैविक करना, देसी पे काम करना, गिर गाय, इतना बढ़िया प्रोजेक्ट चला रही है कि इनको देखकर लगता नहीं है कि ये इंदौर से जाकर के वहाँ इतनी मेहनत करते और इतना अच्छा फार्म चला रहे। तो आज हम गांव वालों को घर बैठे, कहने का मतलब, जब हमको प्यास लगती है तो हम कुआं ढूंढते हैं, पानी की तलाश में निकलते हैं ना, और अगर घर बैठे कोई ने व्यवस्था कर दी तो उसकी हम कदर नहीं करते। वही हालत अभी इनकी हो रही है। शांता फार्म से जो मैडम बैठी है, वहाँ जाकर के महिलाओं के समूह में इनको एकत्रित करके और गोपालन पे और उनको जैविक पे इतना समय देते हैं, और इतना, मतलब ये कहेंगे कि आज भी मेरे को तो लगता है ये वहाँ से कोई कमाई नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ सेवा ही दे रहे हैं, फिर भी ये लगे हुए हैं। तो कम से कम हम तो करें। धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ मौका दिया और आप लोगों ने सुना। जय बलराम, जय।